हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन थोड़ा 9th क्लास की बात करेंगे। अपना जो 9th क्लास का पाठ्यक्रम है, देखें आप सभी 9th RBSC, ठीक है, हिंदी मीडियम। देखिए इस बार राजस्थान बोर्ड ने पुनः 9th क्लास के अंदर NCERT पाठ्यक्रम को लागू किया है। ठीक है, इस बार 9th क्लास ने पुनः या 9th क्लास में राजस्थान बोर्ड ने पुनः NCERT पाठ्यक्रम अप्रूव किया है, जो 2017 तक चलता था। अब उस 9th क्लास की किताब के अंदर, जैसे साइंस की अपन बात करें, ठीक है, तो साइंस के अंदर जो चैप्टर हैं हमारे, वो देखिए आप कौन कौन से हैं। जैसे पहला चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहले अपन पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। ठीक है, उसके बाद चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। ठीक है, उसके बाद पांचवा चैप्टर है जीवों में विविधता। ठीक है, उसके बाद छठा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, उसके बाद छठा चैप्टर है ऊतक। सातवां चैप्टर है जीवों में विविधता। ठीक है, उसके बाद आठवां चैप्टर है गति। नवा चैप्टर है बल एवं गति के नियम। उसके बाद 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद 11वां चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। 12वां चैप्टर है ध्वनि। ठीक है, उसके बाद देखो आप 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। उसके बाद 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। और 15वां चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये देखें, ये टोटल जो है 15 चैप्टर है यहाँ पर। यानी कि अपन कह सकते हैं, जैसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना, पांचवा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, छठा चैप्टर है ऊतक,
7वां चैप्टर है जीवों में विविधता, 8वां चैप्टर है गति, 9वां चैप्टर है बल एवं गति के नियम, 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, 11वां चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, 12वां चैप्टर है ध्वनि, 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संपदा और 15वां चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक और बात मैं आपको बताऊं, ये पहले जो 4 चैप्टर है ये केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, उसके बाद अगले 3 चैप्टर जो हैं वो बायो के हैं। उसके बाद 8 से 12 तक फिजिक्स के हैं। ठीक है, और ये जो आपके 3 चैप्टर हैं ये जर्नल नॉलेज से संबंधित है। कहने का तात्पर्य ये है, और अपन इसके अंदर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है भाई, जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए सभी ध्यान से, चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए सबसे पहली चीज है पदार्थ, जिसको द्रव्य भी बोला जाता है और जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मैटर। अब सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि पदार्थ अथवा द्रव्य आखिरकार होता क्या है। ध्यान रखो, पदार्थ अथवा द्रव्य की विज्ञान के अनुसार जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। जैसे मान लीजिए आप चिंता कर रहे हो, आपके अंदर कोई भी सोच उपस्थित है, तो ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि न तो इनका कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब वजन, किलोग्राम में जिसको अपन मापते हैं, ना ही ये स्थान घेर रहे हैं। आपको पता है अपना जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु, तो कुल मिलाकर पदार्थ अथवा द्रव्य की परिभाषा यही है भाई कि जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। जो आपका चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसमें पदार्थ अथवा द्रव्य को इसी प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए पदार्थ ब्रैकेट में द्रव्य की विशेषताएं, ब्रैकेट में गुण धर्म, ध्यान रखिएगा। पदार्थ ब्रैकेट में द्रव्य की विशेषताएं, ब्रैकेट में गुण धर्म। अब आप इसमें 3 ध्यान रखिएगा सभी। 3 कौन कौन सी है, देखो आ जाता है 9th क्लास के पेपर में प्रश्न कि पदार्थ अथवा द्रव्य की विशेषताएं बताइए।
तो पहली चीज तो यही है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह गतिशील होते हैं। ध्यान रखिएगा सभी। पदार्थ के जो कण होते हैं वह गतिशील होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ध्यान रखिए, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और तीसरी चीज, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान रखिए सभी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ अथवा द्रव्य की विशेषताएं हैं। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ मैटर। अब मैं आपको इन तीनों को उदाहरण की सहायता से भी समझाता हूँ। अपन अगरबत्ती तो एक कमरे में जलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक कोने में जलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो आपने अगरबत्ती कमरे के एक कोने में जलाई, उसकी खुशबू अगर पूरे कमरे में फैल रही है, इसका मतलब पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। सीधी सी बात है। और इसका तो मैं आपको एक उदाहरण और दूं ना, जैसे आप पानी का ग्लास लो, आप इस गिलास के अंदर शक्कर को डालते हो, तो ये शक्कर इस पानी के अंदर समाहित हो जाती है, यानी कि ये शक्कर इस पानी में घुल जाती है। इसका मतलब अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो पानी में शक्कर कैसे घुलती है? सोचो ना आप। पानी में अपन नमक डालते हैं तो वो नमक पानी के अंदर समाहित हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। देखें, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इसका मैंने आपको जैसे। और एक बात और ध्यान रखें यहाँ पर कि पदार्थ के कणों की गतिशीलता उन कणों में उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण गतिमान होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिजिक्स की चीज है। और मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे ना तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। यही तो कारण है कि ठंडे खाने की गंध कहीं मीटर दूर से हमारे पास, या ठंडे खाने की गंध थोड़ी सी दूर से भी हमारे पास नहीं आती, लेकिन गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक चली जाती है। गरम गरम हलवे की खुशबू आ जाती है, आपको बताएं, कई मीटर दूर तक आ जाती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ये गतिज ऊर्जा के कारण ही होता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। उसके बाद तीसरा, ये रिक्त स्थान वाला बता दिया मैंने। अब आप देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। नल से पानी बह रहा है, ठीक है,
अब आप बीच में अपनी अंगुली को लगा दीजिए, तो आप देखिए यहाँ से दो धाराएं निकलने लग जाएगी। जैसे आप उंगली लगाओगे ना तो वहां से दोनों तरफ धाराएं निकलने लग जाएगी। आप देखोगे थोड़ी दूर जाने के बाद ये जल धाराएं परस्पर मिल जाएगी। तभी तो कहा जाता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चार आदमी रस्सी को इधर से खींच रहे, चार आदमी रस्सी को उधर से खींच रहे, बीच में से रस्सी टूट कहाँ रही? क्योंकि उसमें परस्पर आकर्षण हो रहा है, उसमें परस्पर अट्रैक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, पदार्थ अथवा द्रव्य की विशेषताएं ब्रैकेट में गुणधर्म में आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है भाई। पहली बात ध्यान रखनी है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तो पदार्थ अथवा द्रव्य की विशेषताएं हो गई। अब चलेंगे अपन पदार्थ अथवा द्रव्य की अवस्थाओं के पास। देखो सभी, पदार्थ अथवा द्रव्य की अवस्थाएं। अब आप देखें पदार्थ अथवा द्रव्य की मेनली तीन अवस्थाएं होती हैं। वो जो अभी बताई थी ना मैंने, वो विशेषताएं थी, ये अवस्थाएं हैं। आप देखिए पहली टॉस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरी द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड। और तीसरी गैस यानी कि गैस। ये तीन अवस्थाएं भाई, ठोस, द्रव और गैस। मैं आपको बताता हूं, पत्थर है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब ठोस है। उसी प्रकार से जल है, दूध है, तेल है, यह सब द्रव है। उसी प्रकार से वायु है, यह गैस है। अब पेपर में प्रश्न आ जाता है भाई कि ठोस, द्रव एवं गैस के गुणधर्मों को बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है भाई कि जैसे मान लीजिए ठोस, द्रव एवं गैस के गुणधर्म। बहुत आसान है, ध्यान बनाए रखिएगा भाई। जैसे ठोस, जैसे द्रव, जैसे गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब आप देखो सभी गुणधर्मों में अगर हम इनकी चर्चा करेंगे, आप देखें यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गुणधर्म। पहली चीज देखें आप, आकार। ठीक है, ठोस का जैसे पहली चीज देखें अपन आयतन। ध्यान रखिएगा ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है।
आपने देखा होगा पत्थर का जितना आयतन होता है वो निश्चित है, वो घटता या बढ़ता नहीं है। द्रव का भी मान लीजिए आपने ग्लास के अंदर पानी भर रखा है तो ग्लास का आयतन उसने ले रखा है, उसी पानी को आप कटोरी में रख दोगे तो वो कटोरी का आयतन ले लेगा, उसी पानी को आप जग में रख दोगे तो वो जग का आयतन ले लेगा, यानी कि उसका आयतन निश्चित होता है। जबकि आपको पता है गैस का तो आयतन अनिश्चित है। दूसरी बात देखें अपन आकार, आप देखो टॉस का आकार निश्चित होता है, ठीक है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। ध्यान रखिएगा सभी, आप पानी को बहा दोगे तो आपको थोड़ी पता है कि वो कहाँ तक जाएगा। आप पानी को बहा दोगे तो आपको पता नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। उसके बाद देखें आप रिक्त स्थान, आपको पता है टॉस के अंदर रिक्त स्थान नगण्य होता है, द्रव के अंदर रिक्त स्थान टॉस से अधिक, ठीक है, और गैस से कम होता है। और गैस में रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखें आप अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल का मतलब होता है कणों के बीच में उपस्थित आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ध्यान रखो ठोस के कण बिल्कुल पास पास हैं, तभी तो रिक्त स्थान नगण्य है। तो ठोस के अंदर अंतर आणविक बल का मान सर्वाधिक होगा, गैस के अंदर अंतर आणविक बल का मान ठोस से कम और गैस से अधिक होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से गैस के अंदर अंतर आणविक बल का मान सबसे कम होगा। उसके बाद देखो आप नंबर 5 गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक बल का मान अत्यधिक है, तो गतिज ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। द्रव के अंदर गतिज ऊर्जा का मान ठोस से अधिक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन परीक्षा के अंदर, और गैस से कम। और उसी प्रकार से गैस के अंदर गतिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक। अब देखें आप नंबर 6, एक तो होता है विसरण और एक होता है संपीड़न, संपीड़िता जिसे अपन बोलते हैं। विसरण का मतलब होता है फैलना, संपीड़िता का मतलब दबाना, कंप्रेस करना। आपको पता है ठोस का विसरण दर सबसे कम होगा नगण्य, ठोस कहाँ फैलता, इसका विसरण ठोस से अधिक और गैस से कम, और इसका विसरण सबसे अधिक। यही हाल संपीड़न के अंदर है, आप ठोस को दबा नहीं सकते तो ठोस की संपीड़िता बिल्कुल नगण्य होगी, द्रव की संपीड़िता ठोस से अधिक होगी और गैस की संपीड़िता तो सबसे अधिक होगी। तभी तो आपको पता है सीएनजी का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट जानकारी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसको क्या किया जाता है, इसको संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित करके इसे सिलेंडरों में भर दिया जाता है। तो अगर आपसे पेपर के द्वारा ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं पूछी जाए ना, तो आपको इस प्रकार से बताना है।
पेपर ऐसे प्रश्न करेगा भाई कि ठोस, द्रव और गैस के 2-2 या 3-3 या 4-4 गुणधर्म लिखिए, तो मैंने तो आपको बहुत सारे बता दिए उदाहरण के साथ। आप देखो ना, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। उसी प्रकार से ठोस का आकार निश्चित, ठीक है, द्रव का आकार अनिश्चित, गैस का आकार भी अनिश्चित। उसके बाद रिक्त स्थान, ठोस में नगण्य, द्रव में ठोस से अधिक और गैस से कम, और गैस में सर्वाधिक। उसी प्रकार से अंतर आणविक बल, ठोस में सर्वाधिक, द्रव में ठोस से कम, गैस से अधिक, और गैस में सबसे कम। उसी प्रकार से विसरण देखो आप, गतिज ऊर्जा देखें पहले, ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक और गैस से कम होती है, और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है। उसी प्रकार से विसरण देखो आप, फैलना मतलब ठोस में सबसे कम, ठोस की विसरण दर सबसे कम होती है, द्रव की विसरण दर ठोस से अधिक और गैस से कम होती है, और गैस की विसरण दर सर्वाधिक होती है। उसी प्रकार से संपीड़न देखो आप, ठोस का नगण्य होता है, द्रव का संपीड़न ठोस से अधिक, और उसके बाद गैस का संपीड़न तो सर्वाधिक होता है। यानी कि सर्वाधिक संपीड़न की जो क्षमता रखती है ना भाई, वो गैस रखती है। तो ये पदार्थ की मैंने आपको 3 अवस्थाएं बता दी, ठोस, द्रव और गैस, और इनके गुणधर्म भी आपको बता दिए गए।